जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। हमने एवोल्यूशंस के तकरीबन कोई 2 लेक्चर कर लिए हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड लेक्चर ऑफ द एवोल्यूशन एंड द नेम ऑफ द थर्ड लेक्चर इज़ द causes of micro evolution. It is very important topic in our syllabus. First of all, we discuss about the micro evolution. We briefly discuss about the micro evolution in order to better understanding to the causes of the micro evolution. What is micro evolution? माइक्रो एवोल्यूशन आपको जब भी कोई बायोलॉजिकल टर्म का सामना करना पड़ता है तो आपको बार बार बताया जाता है कि अगर आपको बायोलॉजिकल टर्म समझ आ गई, उसी का मीनिंग पता चल गया तो आपका सारा मामला सॉल्व हो जाता है। तो माइक्रो एवोल्यूशन को समझने के लिए यू मस्ट नाउ द term of evolution, because evolution, what is the evolution? Evolution is the change in the species composition, as we have already discussed. Change in species composition, evolution दो पैमाने पर होती है, एक स्मॉल स्केल पर और दूसरा लार्ज स्केल पर। इफ एवोल्यूशन अकर ऑन द स्मॉल स्केल, इट इज नोन एज द माइक्रो एवोल्यूशन। एवोल्यूशन अकर ऑन द स्मॉल स्केल, small scale. What is the meaning of small scale? I can't understand कि what is the meaning of the small scale evolution. तो आपको बताता हूँ कि small scale evolution किसको बोलते हैं। Basically evolution is a very gradual and long term process. Evolution जो है ये बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है और एवोल्यूशन तकरीबन मिलियंस बिलियंस ईयर्स टेक्स प्लेस होता है। अगर एवोल्यूशन बहुत कम टाइम में हो, बहुत कम जनरेशन्स में हो, तो इस जनरेशन को बोलते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। द एवोल्यूशन विच अकर विद इन शॉर्ट टाइम ऑफ द पीरियड, इट इज नोन एज द माइक्रो एवोल्यूशन इवन विद इन सिंगल जनरेशन। सही है? नहीं समझ आई? एवोल्यूशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलते नहीं होती अमूमन, बल्कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ जनरेशंस, इवन थाउजेंड्स जनरेशंस एंड इवन मोर देन 1000 generations in order to take place evolution, in order to change the species composition. But in some cases within one generation the evolution takes place, and this type of the evolution is known as the micro evolution. The evolution within very short period of time. Evolution within very short period of time even within single generation, even within single generation is known as micro एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन बहुत ही स्मॉल स्केल पर। अब नाउ we will discuss about the allelic frequencies. Causes of
माइक्रो एवोल्यूशंस को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है, जो कि हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अकॉर्डिंग टू द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज and the genotypic frequencies remains constant over time, over generations to generation। लेकिन माइक्रो एवोल्यूशंस के लिए, माइक्रो एवोल्यूशन टेक्स प्लेस होने के लिए हमें क्या चाहिए? चेंज इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज, चेंज इन द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज। अब जब चेंज आएगी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज में जब चेंज आएगी तो क्या होगी? एवोल्यूशन। तो अब हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की तरफ चलो। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, द इन अ लार्जर पॉपुलेशन द जेनेटिक एंड द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज रिमेन्स कांस्टेंट ओवर जनरेशंस अनलेस एवोल्यूशनरी कंसिक्वेंसेस एक्टेड अपॉन इट। जब तक एवोल्यूशनरी कंसिक्वेंसेस उस पे एक्ट अपॉन ना करें, तब तक क्या होता है? एवोल्यूशन हो ही नहीं सकती। तो अब ये बेसिकली जो काजेज हैं, जो फैक्टर्स हैं एवोल्यूशंस के, ये सारे के सारे क्या करते हैं? हार्डी-वेनबर्ग के अगेंस्ट वर्क करते हैं। हार्डी-वेनबर्ग के अगेंस्ट का मतलब ये कि अगर इनमें से कोई भी काज होगी, म्यूटेशन पढ़ेंगे, माइग्रेशन पढ़ेंगे, सिलेक्शन पढ़ेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ेंगे, जितने भी काजेस पढ़ेंगे, उन सब की वजह से ही माइक्रो एवोल्यूशंस या मैक्रो एवोल्यूशंस या एवोल्यूशन होती है। अगर ये फैक्टर ना हो तो एवोल्यूशन नहीं हो सकती। अब जब हम ये सारी की सारी काजेस पढ़ेंगे, ये अगेंस्ट जाएंगी किसके? हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के। अब हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के ये सारी की सारी काजेस जब अगेंस्ट जाएंगी, तो फिर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ने का क्या फायदा हुआ? सुनिए, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, द नेसेसिटी ऑफ द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज दैट बाय calculating the by using the Hardy-Weinberg equilibrium, we can calculate the frequencies of the alleles in the whole population within a very short time। समझ आया कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशंस की फ्रीक्वेंसीज, एलिलिक फ्रीक्वेंसीज, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज को बहुत कम टाइम में उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं। सही है। अब किसी पॉपुलेशन में अगर स्मॉल स्केल पर चेंजेस आ रही हैं, चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन या फिर चेंज इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज भी लिख सकते हैं आप। चेंज इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, क्योंकि एवोल्यूशन होती ही तब है जब चेंज आए, और चेंज आती ही तब है जब हमारा जेनेटिक मटेरियल वुड बी म्यूटेट, वुड बी माइग्रेट, कोई भी उसमें चेंज आ जाए। तो ये बेसिकली माइक्रो एवोल्यूशन थी, जो कि एक हमारी टॉपिक का एक हेड है। अब इसके बाद सारी उस टॉपिक की हम टेल को डिस्कस करेंगे कि बिग हेड में हम सारे सब हेड्स को किस तरह से लेते हैं, कि माइक्रो एवोल्यूशन तो है, अब इसकी काजिज क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, हाउ दिस माइक्रो एवोल्यूशन टेक्स प्लेस। नाउ वी डिस्कस ईच एंड एवरी cause within very detail even possible। तो causes of micro evolutions बेसिकली हैं म्यूटेशन, ठीक है, माइग्रेशन, सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट, and mutation, migration, selection, genetic drift and non-random breeding।
नॉन रैंडम ब्रीडिंग। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह वी विल कवर दिस टॉपिक विद इन 2 लेक्चर्स इंशाल्लाह। तो फर्स्ट लेक्चर we discuss about the two factors that will be the mutation and that will be the genetic drift, because these 2 factors helps us to better understanding remaining the 3 factors. Okay, so let's start. What is the mutation? What is the mutation? म्यूटेशन का वास्ता एक बायोलॉजिस्ट को मैट्रिक से ही करना पड़ता है। मैट्रिक में बताया जाता है व्हाट इज म्यूटेशन, एफएससी में बताया जाता है, बीएससी और एमएससी इवन एमफिल पीएचडी तक व्हाट इज द म्यूटेशन ये क्वेश्चन चलता है। तो म्यूटेशन क्या होती है आप जानती हैं अच्छी तरह से कि म्यूटेशन का मतलब है चेंज। म्यूटेशन का मतलब है चेंज। अब म्यूटेशन चेंज, कैसी चेंज? इन evolutionary biology, because our topic is evolution. In evolutionary biology, the meaning of the mutation, the meaning of the change is that the change in the genetic material, the change in the DNA of organism, it is a mutation. Change in DNA, ठीक है। म्यूटेशन बेसिकली it is a change in the part of DNA, okay, in the DNA. अब change तो है लेकिन what is the range of the change? कि DNA आपको पता है कि DNA comprises millions of bases. Millions of bases. मिलियंस ऑफ बेसिस, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब ये सारी की सारी जो बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आप बोल लो बेसिस को, अब इन न्यूक्लियोटाइड्स में चेंजिंग आ जाए, तब्दीलियाँ आ जाए और वो हमारे अंदर कोई एक अलग चीज़ को प्रोड्यूस कर दें, दैट इज़ द म्यूटेशन। And the mutation occur in our hereditary material in the DNA, or in the part of the DNA, it is known as the mutation. So what is the range of mutation? ठीक है, what is the range of the mutation? Base pair. Millions of base pair. And what is the range of mutation? Mutation की range क्या हो सकती है? म्यूटेशन, यहाँ पर ये आप बात को गौर से ध्यान से रखिएगा कि म्यूटेशन हम पढ़ेंगे इधर, लेकिन हम म्यूटेशंस नहीं पढ़ेंगे सारी। म्यूटेशंस नहीं पढ़ेंगे, इससे मुराद ये है कि हम म्यूटेशंस को एज अ म्यूटेशन नहीं लेंगे, बल्कि हम म्यूटेशन को एज अ सोर्स ऑफ एवोल्यूशन लेंगे। समझ रही हो ना? जिस तरह म्यूटेशन में तो बहुत सारा आता है, इसकी टाइप्स आती हैं, इसके मतलब कि एन्यूप्लाइडी, यूप्लाइडी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, ये बहुत सब, ठीक है। म्यूटेशंस बहुत लॉन्ग है, लेकिन हेयर वी टॉक अबाउट द म्यूटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एवोल्यूशन। ओके, अब म्यूटेशन की रेंज क्या है? बेसिकली द रेंज ऑफ म्यूटेशन इज फ्रॉम सिंगल बेस टू single base pair to even whole number of chromosome। ठीक है, अब उनकी म्यूटेशंस की जितनी भी टाइप्स हैं इस रेंज के अंदर क्या हो गई? सम अप। कैसे? रेंज ऑफ म्यूटेशन फ्रॉम द सिंगल बेस पेयर,
एक बेस पेयर से लेकर इवन होल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये सारी की सारी म्यूटेशंस को इसने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है। किस तरह? अगर सिंगल बेस पेयर की बात करें तो सिंगल बेस पेयर में आपको पता है कुछ म्यूटेशन इस तरह की होती हैं जो साइलेंट म्यूटेशंस होती हैं। साइलेंट म्यूटेशंस एक सिंगल बेस पेयर की वजह से होती हैं कि सिंगल बेस पेयर सब्स्टिट्यूट हो जाए, एक दूसरे की जगह ले लें, लेकिन उससे मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन में कोई फर्क ना पड़े। दैट इज द साइलेंट म्यूटेशन एंड दिस साइलेंट म्यूटेशन अकर टू द फ्रॉम द सिंगल बेस पेयर। ठीक है, साइलेंट म्यूटेशन लिख देता हूं इधर, फ्रॉम silent mutation, ठीक है। Silent mutation basically what it is, the change occur due to substitution पता है ना, सब्स्टिट्यूशन एक दूसरे की जगह ले लेना। चेंज occur due to substitution of a single base pair। सिंगल बेस पेयर, तो दिस इज द साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बेसिकली है रेंज फ्रॉम द सिंगल बेस पेयर, लेकिन कुछ केसेस में एक बेस पेयर चेंज होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती है। बल्कि यूँ कह लें कि पूरे का पूरा प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो अल्टर हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। अब इसको देखने के लिए कि म्यूटेशन जब सिंगल बेस पेयर में हो, सिर्फ एक बेस पेयर डीएनए में चेंज हो, तब दो तरह की म्यूटेशंस होती हैं। एक साइलेंट म्यूटेशंस जिन पर प्रोटीन पर कोई असर नहीं पड़ता, और दूसरा एक्टिव म्यूटेशंस जिनको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरा है पॉइंट म्यूटेशन। Point mutation is also occurred due to the substitution of the single base pair। ये वाली कंडीशन इधर होगी, also occur due to single base pair substitution। अब इसके एग्जाम्पल एलाबोरेट करते हैं कि इसके एग्जाम्पल में हम सिकल सेल एनीमिया लेते हैं, जो कि आप सबको पता है। सिकल सेल एनीमिया, sickle cell anemia basically it is a condition in which the sickle cells are the produced। डीएनए लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल डीएनए, फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए लेवल सिकल सेल एनीमिया में हम लेते हैं डीएनए। ठीक है, डीएनए के कितने स्ट्रैंड होते हैं? 2 स्ट्रैंड। डीएनए अगर नॉर्मल हो, ठीक है, नॉर्मल हो, तो फिर क्या कंडीशन आती है? जी, नॉर्मल कंडीशन में डीएनए का स्ट्रैंड होता है जी, ये स्ट्रैंड ऊपर वाला, ये नीचे वाला, जी के सामने बेस पेयर सी के ए के सामने टी और जी के सामने सी, ये बेस पेयर कॉम्बिनेशन है। अब इसमें जब मैसेंजर आरएनए बनेगा तो उस पर जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी जी? सी के साथ जी, ई के सामने ए और सी के सामने जी। ये बेसिकली मैसेंजर आरएनए बन गया जिसमें एक ट्रिप्लॉइड है GAG का।
ये नॉर्मल सेल की बात की जा रही है। अब GAG जो बेसिस हैं ये इनकोड करती हैं प्रोटीन बाय टेकिंग द अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड। ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसको? GAG बेसिकली अमाइनो एसिड होता है, वो होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड GAG में। लेकिन ये नॉर्मल केस था, अब एक बेस पेयर सब्स्टिट्यूट कर जाएगी और पूरे का पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा, पूरे का पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का फंक्शन क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल बाय द सिंगल सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं तो ये है एबनॉर्मल केस। यहाँ पर क्या होता है जी? यहाँ पर DNA जो कि G और G के सामने C, यहां पर आप देखें एक बेस सब्स्टिट्यूट होगी। क्या? ये जो है सेंटर वाली बेस A, दिस इज सब्स्टिट्यूट बाय द T, A सब्स्टिट्यूट बाय द T। ठीक है, अब T के अगेंस्ट जो अमाइनो बेस होगी वो क्या लगेगी? A। अब नीचे जो DNA का स्ट्रैंड है, इससे जो मैसेंजर RNA बनेगा उस पर बेसिस क्या होंगी? C के साथ G, A के साथ T और C के साथ G। तो GTG सीक्वेंस वाला मैसेंजर RNA इनकोड करेगा अमाइनो एसिड, उसका नाम होगा वैलिन। उसका नाम क्या होगा जी? वैलिन। वैलिन। तो इस जो एक सब्स्टिट्यूशन की वजह से, सिंगल बेस पेयर की वजह से, जो सिंगल बेस पेयर की वजह से मैसेंजर RNA में चेंजिंग आई है, उसने प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस पैदा कर दी, वैलिन को बना दिया। और ऐसे पर्सन्स जिनकी हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलिन लग जाए ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन, एंड दीज पर्सन आर कंसिडर्ड सिकल सेल एनीमिया पर्सन। ठीक है, अब उनका जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन अबनॉर्मल होगी, उनके जो रेड ब्लड सेल होंगे वो सिकल्ड शेप होंगे, दैट इज व्हाई इट इज अ सिकल सेल एनीमिया। तो रेंज में आपको उम्मीद है कि पता चल गया होगा। अब रेंज फ्रॉम सिंगल टू मल्टीपल है, ये हमने बात की है एक बेस पेयर की जनाबे वाला। ये है क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स में होते हैं मिलियंस ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम में क्या आते हैं जी? मिलियंस ऑफ जीन्स। और एक जीन बना होता है हंड्रेड्स ऑफ बेस पेयर्स। वन जीन इज इक्वल टू हंड्रेड्स ऑफ बेस पेयर्स। और एक जीन में जो हंड्रेड्स ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, उनमें से अगर एक बेस में चेंज आ जाए तो वो सेल के पूरे फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये कितनी क्रिटिकल बात है। लेकिन अगर पूरे का पूरा जीन ही खराब हो जाए, 100 बेस पेयर ही खराब हो जाए, 100 बेस पेयर वाला जो जीन है वो जंप कर जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसा कि ट्रांसपोजोन में आपने पढ़ा, तो फिर सेल का स्ट्रक्चर क्यों चेंज नहीं होगा? सेल का फंक्शन क्यों चेंज नहीं होगा? बात सिर्फ इधर तक महदूद नहीं रहती। अगर जीन छोड़कर पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही चेंज हो जाए तो फिर सेल का स्ट्रक्चर क्यों नहीं चेंज होगा? अब पूरे का पूरा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर चेंज हो जाना, पूरे का पूरा क्रोमोसोम डिलीट हो जाना, या उसकी एडिशन हो जाना, या उसकी इन्वर्जन हो जाना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एन्यूप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी एंड यूप्लाइडी एटसेट्रा। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक नहीं है कि पूरे का पूरा एन्यूप्लाइडी पढ़ें और दिस दैट एवरीथिंग, लेकिन जो हमारा टॉपिक है दैट इज द म्यूटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एवोल्यूशन। तो इसकी रेंज है फ्रॉम द
सिंगल बेस पेयर टू द होल ऑफ द क्रोमोसोम। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर एक बेस पेयर से नुकसान हो रहा है तो एक पूरे क्रोमोसोम से सेल को कितना नुकसान हो सकता है। तो ये बेसिकली थी हमारी रेंज। अब रेंज को थोड़ा सा अगर और देख लें तो कुछ म्यूटेशंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। उनका है नाम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब क्या? Here we talk about the deletion and the addition. Deletion and addition. इधर मैं ज़रा डिटेल से नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि आपको ऑलरेडी डिस्कस है, बहुत लंबा हो जाएगा। जब डिलीशन हो तो लाजमन एडिशन होती है, ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है जीन्स 1 2 3 4 और यहाँ पर है 5 6 7 और 8। अब यहाँ से जब अगर डिलीशन हो गई 4 की, यहाँ पर रह गए 1 2 3, और अगर यहाँ पर एडिशन हो गई तो यहाँ पर आगे 5 6 7 8 4। यानी कि अगर डिलीशन होगी तो एडिशन लाजमन होगी, एडिशन होगी तो लाजमन किसी ना किसी चीज़ से डिलीशन हुई होगी। बेसिकली दीज आर द टर्म एज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, दैट इज़ द फ्रेम शिफ्ट। अब सब्स्टिट्यूशन में अगर ए आया था तो टी उसकी जगह चला गया, टी था तो ए उसकी जगह चला गया, लेकिन यहाँ पर एक गैप प्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं आती तो यहाँ से निकल कर यहाँ पर एडिशन हो जाती है, और इस तरह हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, इवन कि सेल का पूरा स्ट्रक्चर फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है। थी रेंजेस ऑफ द म्यूटेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्यूज ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट अबाउट द एवोल्यूशन बाय द म्यूटेशन। डार्विन का व्यू है, लेमार्किज्म का व्यू है, उसके बाद जॉन क्रेन का व्यू है। दीज आर द एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डार्विनियन व्यू कि डार्विन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द डार्विन दैट द म्यूटेशंस occur independently as they may be harmful, they may be beneficial to the organism without any environmental factors. According to Darwin, the mutation occur independently mutation occur independently as they may harmful, they may beneficial to organism, as they may beneficial or harmful to organism ठीक है, in which it living. म्यूटेशंस इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं ऑर्गेनिजम्स में, आइदर ये बेनिफिशियल्स होती हैं या ये नुकसानदेह भी हो सकती हैं, और इनका इन्वायरमेंट के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। ये दीज आर आल्सो इंडिपेंडेंट from environment. Independent from environment, ठीक है। According to the Darwin, the mutations are basically random, ठीक है, ये random होती हैं, यानी कि हर म्यूटेशंस के पास इक्वल चांस होता है कोई भी म्यूटेशन किसी भी वक्त अक्र हो जाए। म्यूटेशंस आर रैंडम
म्यूटेशन आर रैंडम, और रैंडम भी किस तरह से कि इनकी कोई डायरेक्शन नहीं, दे आर अनडायरेक्टेड, रैंडम एंड अनडायरेक्टेड। म्यूटेशंस जो हैं ये रैंडम है, बिकॉज रैंडम का मतलब एवरी म्यूटेशन हैज इक्वल चांस टू राइज। तो ये बेसिकली डार्विन का व्यू था, और डार्विन ने इसको मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट्स से प्रूव भी किया। बैक्टीरिया पर इसने एक्सपेरिमेंट्स किए, डार्विन प्रूव इट बाय एक्सपेरिमेंट। ऑन बैक्टीरिया, ठीक है जी। अब इसको एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करने लग पड़े तो म्यूटेशन हमारा 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो जल्दी से हम इसको सम अप करते हैं। ये बेसिकली डार्विन का व्यू था कि म्यूटेशंस इंडिपेंडेंटली अकर करती हैं, एनवायरनमेंट के साथ कोई रिलेटेड नहीं होता। म्यूटेशन किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल भी हो सकती हैं। म्यूटेशंस रैंडम होती हैं, मीन एवरी म्यूटेशन हैविंग अ इक्वल चांस। म्यूटेशन उसके बाद अनडायरेक्टेड होती हैं, किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकती हैं, और इसको उसने प्रूव किया एक्सपेरिमेंट्स के। अब now we move to the Lamarckism. What is the idea of Lamarckism? Lamarckism, according to the Lamarck, the mutations are dependent on the environment. ठीक है, according to the Lamarckism, mutations are induced by the environment. Mutations are induced by the environment because environment having signals that provide to the organisms and cause the mutation. अब लेमार्क ने इसको भी अप्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए, बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, मुख्तलिफ तरह के कल्चर्स में ग्रो करवाया। एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा इसको समझने के लिए मैं देख लेता हूँ ताकि आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाए। लेमार्किज्म में बेसिकली क्या था, लेमार्किज्म के पॉइंट ऑफ व्यू को हम अगर डिस्कस करें तो एक एक्सपेरिमेंट है जो किया था जॉन कैरियो ने। एक्सपेरिमेंट है जॉन कैरियो, ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट। अब इसने देखा बेसिकली, इसने लिए नॉन लिथल सेलेक्टिव एजेंट्स, इट टेक नॉन लिथल सेलेक्टिव एजेंट्स। नॉन लिथल सेलेक्टिव एजेंट्स का मतलब ये है कि इसने अपने एक्सपेरिमेंट में कोई केमिकल नहीं लिया जो लिथल हो, इसने अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसे एजेंट ले लिए जो बैक्टीरिया की फूड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन लिथल। नॉन लिथल का मतलब नुकसानदेह नहीं। अब इसने ले ली होगी फूड, फॉर एग्जांपल इसने ले लिया लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज ले लिया, लैक्टोज, तो लैक्टोज इसने ले लिया एज अ केमिकल, एज अ नॉन लिथल एजेंट फॉर इट्स एक्सपेरिमेंट। तो इसमें 2 तरह के बैक्टीरिया लिए, एक होते हैं लैक्टोज माइनस, एक होते हैं लैक्टोज माइनस और एक होते हैं लैक्टोज प्लस। लैक्टोज माइनस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी फूड को हासिल करने के लिए कभी भी कार्बन, लैक्टोज को एज अ सोर्स ऑफ कार्बन इस्तेमाल नहीं करते, सही है। लैक्टोज बेसिकली इज अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर द बैक्टीरिया, लेकिन लैक्टोज माइनस अपना कार्बन लैक्टोज से नहीं लेते, बल्कि ये अपना कार्बन किसी और सोर्स से लेते हैं,
ठीक है। और इसके बरअक्स लैक्टोज प्लस जो है ये अपना सोर्स ऑफ कार्बन एज अ लैक्टोज इस्तेमाल करते हैं, ये किसी और सोर्स को इस्तेमाल नहीं करते। अब बात को समझिए, उसने साइंटिस्ट ने लैक्टोज माइनस यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको लैक्टोज नहीं चाहिए होता अपने फूड के लिए, अपने कार्बन के लिए, उसने इन बैक्टीरिया को ग्रो करवाया लैक्टोज वाले कल्चर में। ठीक है, ये है बैक्टीरिया। अब इसमें मौजूद है लैक्टोज। अब आप बताएं कि ये बैक्टीरिया तो लैक्टोज लेते ही नहीं, तो फिर इन बैक्टीरिया में इस मीडियम में जिसमें लैक्टोज मौजूद है, इससे इनको कुछ फायदा होगा? नहीं, इनको कुछ फायदा नहीं होगा, बिकॉज दे डू नॉट टेक द लैक्टोज। अब इसमें देखा यह गया कि सम ऑफ द बैक्टीरिया according to the environment, according to the lactose environment, they shift, they mutate from this type of bacteria to the lactose positive। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो लैक माइनस थे, ये इन्वायरमेंट के मुताबिक, ये अपने सोर्स ऑफ फूड के मुताबिक ये शिफ्ट कर गए फ्रॉम लैक माइनस टू द लैक प्लस, because here the strains are developed from lag minus to lag plus in the presence of lactose। तो अब आप बताओ, कंक्लूड करो कि बैक्टीरिया ने अपने लैक्टोज वाले इन्वायरमेंट को देखते हुए अपना फूड लैक्टोज लेना शुरू कर दिया, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ शिफ्ट हो गए। तो अब आप कंक्लूड करो कि लैमार्किज्म ठीक है कि डार्विनिज्म ठीक है। अब ये कंट्रोवर्सी है जो अभी तक 2020 16 जुलाई तक अभी तक क्लियर नहीं हुई। तो बेसिकली दीज आर द आइडियाज, ठीक है, एंड दीज आइडियाज आर फर्दर एलेबोरेट बाय द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये बेसिकली था हमारा म्यूटेशन, और म्यूटेशन के हवाले से डिफरेंट तरह के व्यूज। तो अब म्यूटेशंस के बाद जो दूसरा फैक्टर आता है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली it is also a change in the allelic frequency। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी म्यूटेशन की तरह हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम्स को एस्केप करती है, को डिस्टर्ब करती है, को फॉलो नहीं करती। तो ये एलिलिक फ्रीक्वेंसीज को क्या कर देती है? चेंज कर देती है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में चेंज इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज तो होता है, लेकिन ड्रिफ्ट बेसिकली इट इज चांस। ठीक है, द चेंज इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज ड्यू टू चांस, दिस इज नोन एज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसीज बाय चांस, ठीक है, दिस इज द genetic drift। what is the meaning of the by chance? What is the meaning of the drift? As you know, the drift is the some accidental phenomena। okay, अब genetic drift में कुछ accidental phenomena होते हैं, जिनमें एक phenomena है genetic drift कि change in the allelic frequency due to a chance। तो genetic drift को समझने के लिए पॉपुलेशन साइज को समझना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन साइज, population size basically the number of the individuals present in a group, it is the population size। populations group है, ठीक है, इंडिविजुअल्स का, उसके कितने नंबर होंगे, दिस इज द पॉपुलेशन साइज।
तो पॉपुलेशन साइज अगर स्मॉल होगा तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। पॉपुलेशन साइज अगर स्मॉल होगा देयर विल बी अ मोर चांस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो अगर पॉपुलेशन साइज लार्जर होगा तो चेंज होने के चांस जो हैं वो कम होंगे। देयर विल बी अ माइनर चांसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये बेसिकली डिपेंड अपॉन करता है पॉपुलेशन साइज पर। तो पॉपुलेशन साइज को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल इफ वी फ्लिप अ कॉइन, ठीक है, एक कॉइन को हम फ्लिप करते हैं तो उसके दो चांसेस होते हैं, 50-50% चांसेस होते हैं, या तो हेड है या फिर टेल है। तो अगर एक कॉइन को हम 10 टाइम फ्लिप करेंगे तो उसमें चांसेस हो सकते हैं 50-50% कि 5 हेड और 5 टेल्स आए, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। जब आप एक कॉइन को 10 बार फ्लिप करोगे तो उसके जो हेड्स हैं, अगर एक कॉइन है, ठीक है, इसको आप फ्लिप करते हो एक टाइम, ठीक, तो इसके चांसेस होते हैं 50% हेड या फिर 50% टेल, इक्वल चांसेस। बट व्हेन वी फ्लिप अ कॉइन एट 10 टाइम्स, अगर एक ही कॉइन को हम इसी को फ्लिप करें 10 टाइम तो फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर 50-50 चांसेस नहीं होंगे, बिकॉज here will be the frequency may be head में 7 टाइम प्लस टेल में भी 3 टाइम, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है कि हेड जो है वो 8 मरतबा आ जाए और टेल 2 मरतबा आ जाए, या फिर ऐसे हो सकता है कि हेड जो है 2 मरतबा आ जाए और टेल हो जाए 8 मरतबा। सही है। तो ये बेसिकली एज we flipping a coin 10 coins there will be a error, there will be occur some error, यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक्स हो सकती है। तो इसी तरह अगर आप इसको पॉपुलेशंस में देखें, पॉपुलेशन में क्या होगा, ऐसी पॉपुलेशन जो स्मॉल होगी, ठीक है, यानी कि एक कॉइन है, स्मॉल पॉपुलेशन है, इसमें 50% चांस होंगे सर्वाइवल के, 50% चांस होंगे डेथ के। अगर तो सर्वाइवल हुई तो सर्वाइवल, अगर डेथ हो गई तो वहाँ से कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाएगी। बेसिकली दिस इज द आइडिया ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट। सही है। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, आपको पता है कि P + Q = 1, P + Q = क्या आता है 1, यानी कि P की फ्रीक्वेंसीज और Q की फ्रीक्वेंसीज, एलीलिक फ्रीक्वेंसीज रिमेन्स कांस्टेंट। अब एक पॉपुलेशन है, उसमें 5 P हैं, ये ब्लैक वाले हम डिनोट कर लेते हैं P से, ठीक है। ब्लैक क्या है, P = ब्लैक, और इसी में 5 हैं Q, उसको डिनोट करते हैं रेड के साथ। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, P की फ्रीक्वेंसी भी 0.5 है, 1 2 3 4 5 0.5 है, और Q की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, Q की फ्रीक्वेंसी भी 0.5 है। अब here the frequency of P and Q is equal, but with the passage of time after the first generation, ये कंडीशन आएगी हमारे पास। अब एक जनरेशन क्या होगी, प्रोसीड होगी, यहाँ पर हमारे पास
जो Q है वो 7 और जो P है वो 3 आ गए। यहाँ पर P की फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 0.3 और Q की फ्रीक्वेंसी 0.7। अब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेगी, ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस की। अब यहाँ पर जो रेड है जो Q है इनको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे ड्यू टू द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द Q रेदर देन द P। अब तीसरे नंबर पर जो रेड है Q है इसकी फ्रीक्वेंसी 4, 5, 6, 7, 8, 8 और जो P है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2, यानी कि P की फ्रीक्वेंसी 0.2 और Q की फ्रीक्वेंसी 0.8 हो जाएगी। अब यहाँ पर विद द पैसेज ऑफ टाइम P की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम एट लीस्ट वन स्टेज इज रिचन वेयर द P इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड। यहाँ पर P बिल्कुल एलिमिनेट हो गया, P की फ्रीक्वेंसी 0.0 और Q की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, यानी कि सारे के सारे Q हो गए। Basically this is the idea behind the genetic drift, is that the change in the allelic frequencies by chance, and by chance means there is the complete deletion, there is the complete elimination of the one type of the alleles from the population. As we discussed in the example, the frequency of P and Q is equal, then the frequency of the P decreases, then further decreases, and at stage is reaches where the P is completely eliminated. Basically this is the genetic drift. अब ये genetic drift basically होता है दो फिनोमिना से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। These are the founder effect and the genetic bottleneck effect. दो इफेक्ट्स हैं, एक है फाउंडर इफेक्ट, founder effect. Basically what is the concept of the founder effect? In this case a small number of the individuals, small proportion of the individuals from a large population separates and survive independently from another area. इसमें small proportion of individuals separate from main population from ancestors and move to another area, and these having the genetic makeup not identical to their parents after passage of time. फाउंडर इफेक्ट बेसिकली आइडिया ये है कि एक ग्रुप था पॉपुलेशंस का, 100 मेंबर्स थे या 10 मेंबर्स थे, उन 10 मेंबर्स में से कोई 4 मेंबर्स जो कि आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप रखते थे वो सारे के सारे वहाँ से निकले और जाकर किसी और जगह पर अपना डेरा डाल दिया। और इस नतीजे में क्या हुआ कि मेन पॉपुलेशन से जहाँ से वो निकल कर गए हैं वहाँ पर चांसेस पैदा हो गए कि वहाँ से कंप्लीट एलिमिनेशन हो गई उन जीन्स की जो वहाँ से निकल गए। सो बेसिकली दिस इज़ द चांस। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है एक सर्कल, एक जीन पूल, एक पॉपुलेशन। अब इसमें थे 8 रेड और 2 या 4 ब्लैक, ठीक है। अब हुआ क्या कि इनमें से जो फाउंडर्स थे, ठीक है,
इस पॉपुलेशन में से 5 इंडिविजुअल्स मूव करके, कितने? 5 इंडिविजुअल्स मूव करके, ये 5 इंडिविजुअल्स मूव करके ये कंडीशन आ कि ये 5 इंडिविजुअल जब मूव कर गए तो इस पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या रह गए जी? रेड रह गए। अब ये जो रेड रह गए, बेसिकली यहां पर ब्लैक वाले इंडिविजुअल्स जो थे वो टोटली स्केप कर गए, एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेशन की वजह से फिर क्या हुआ? दे कुड बी चेंज इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज। दीज आर बेसिकली, दिस इज द मेन पॉपुलेशन, these are the founders, these are the founders mean these are the members which migrate from one area to another area. These are the members of migration. ये ऐसे मेंबर्स थे जो माइग्रेट कर गए, और यहाँ पर ये जो मेन पॉपुलेशन थी उसके रिमेनिंग इंडिविजुअल्स। रिमेनिंग इंडिविजुअल, बेसिकली दिस इज द फाउंडर इफेक्ट। सिंपल वर्ड्स में समझें, एक पॉपुलेशन से वहाँ से जीन निकल कर दूसरी जगह पर चले जाएं, और दूसरी जगह पर जाकर वो अपनी पॉपुलेशन को या तो इस्टेब्लिश कर लें या फिर किसी डिजीज़ की वजह से किल हो जाएं, तो फिर क्या होगा कि मेन पॉपुलेशन से वो एलील्स, वो जीन्स बिल्कुल क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। बेसिकली दिस इज़ द ड्रिफ्ट, दिस इज द चेंज इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज बाय द चांस। ये था हमारा फाउंडर इफेक्ट। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द बोटल नेक इफेक्ट। जो दूसरा प्रोसीजर है हमारा वो है बोटल नेक इफेक्ट। बोटल नेक इफेक्ट, what is the idea? Bottleneck effect, basically in this case a larger population is devastated by the people, ठीक है, by some danger and reach to a stage where its survival is very difficult, and here the chances will be occur this populations will be completely eliminated from that point. इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, लेकिन डेंजर की वजह से, लोगों की हंटिंग की वजह से, गवर्नमेंट के बैन की वजह से, मुख्तलिफ तरह की हिंड्रेंसेस से उनको हम रिड्यूस कर देंगे, इतना रिड्यूस कर देंगे कि वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां से उनका एलिमिनेशन पॉइंट बहुत इंक्रीज़ होगा, कि अगर उस पॉइंट पर उसको कंट्रोल ना किया गया तो हो सकता है कि यहाँ पर बाय चांस एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, एलिमिनेशन हो जाए। बेसिकली इट इज़ द बोटल नेक इफेक्ट। नहीं समझ आया तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसकी एग्जांपल है नॉर्दर्न एलिफेंट सील। Northern elephant seal, basically it is native to the coast of the California. ये कैलिफोर्निया के नेटिव्स हैं। कैलिफोर्निया के नेटिव्स, इनकी पॉपुलेशंस 1800 में, 1800 में बहुत ज़्यादा थी। 1800 में इनकी पॉपुलेशंस थी थाउजेंड्स में। फॉर एग्जाम्पल 1500,
लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हंट बाय द पीपल, ठीक है, ये पीपल के ज़रिए से शिकार होती रही और 1890 में एक ऐसी स्टेज आ गई जहाँ पर इनकी तादाद सिर्फ रह गई 50। इनकी जो नंबर थे वो रह गए 50। कब? 1980-90 80-90 में इनकी तादाद रह गई सिर्फ और सिर्फ 50। अब यहाँ पर जब 50 तादाद इनकी रह गई तो चांसेस थे कि यहाँ से इनकी कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाती, बिकॉज here will be a minor numbers of the northern elephant seals। लेकिन जब इनकी अमाउंट, इनके नंबर 50 रह गए तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया इनके शिकार पर कि इनको कोई भी हंट ना करे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर 1900 के बाद इनकी जो तादाद थी वो दोबारा से थाउजेंड्स में चली गई और अब ये तकरीबन 30,000 के अगेंस्ट के करीब इनकी अमाउंट है, इनके नंबर्स हैं। तो ये आइडिया बेसिकली जो है कि अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो और वो इस स्टेज पर पहुंच जाए जहां पर उसके मेंबर्स इतने कम रह जाएं कि अगर यहाँ पर कोई भी इन्वायरमेंटल हाजर्ड्स हो गया, यहाँ पर कोई भी हमने लाहेअमल ना किया, तो यहाँ से ये हो सकता है कि इनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में कमी आ जाए या तो उनकी कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाए। सो बेसिकली दिस इज द आइडिया बिहाइंड द बोटलनेक इफेक्ट। ओके, एट दैट point the bottleneck effect can occur if we not something do। ओके, तो ये था बेसिकली हमारा बोटलनेक इफेक्ट। और आज हमने माइक्रो एवोल्यूशंस के 2 फैक्टर्स पढ़े हैं जो बहुत मेन फैक्टर्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।